इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान रॉकेट का तबादला, लेकिन सिचुएशन फौरी तौर पे कंटेन कर ली गई। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। वो हमला जो हम कई हफ्तों से जिसका इंतजार एक तरीके से कर रहे हैं ईरान की तरफ से, वो तो नहीं आया इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल ने एक प्रोएक्टिव, वो कह रहे हैं नेतन्याहू साहब, प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। हजारों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हजारों की तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स साउथ लेबनान के अंदर हिजबुल्ला पोजीशंस के अंदर। उसके बाद हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई के अंदर एक बमबारी यानी कि बौछार की रॉकेट्स की इजरायली पोजीशंस के ऊपर, और अब लग रहा है सिचुएशन कंटेन हो चुकी है फिलहाल। मगर कब तक ये नहीं पता, क्योंकि हर बार जब हमें लगता है कि जी कोई चीज शायद काम डाउन हो जाए या किसी रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है, उसी वक्त नेतन्याहू साहब अपनी हरकत में आ जाते हैं। और जैसा हमने देखा ईरान के साथ उन्होंने किया एक बार, फिर हानिया इस्माइल हनिया साहब को जो कत्ल किया तेहरान के अंदर, उसके बाद एस्केलेशन लैडर ऊपर गई। मगर अभी तक बहुत कुछ कहने के बावजूद भी अमरीकी वहाँ पे जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं मेडिटेरेनियन के थ्रू, वो भी पहुंच गए हैं इजराइल की तरफ। तो अब इस वक्त नेतन्याहू साहब को ये लग रहा है कि जी यही मौका है, करना है तो कर लो। क्योंकि कुछ ही दिन पहले बाइडेन साहब की भी एक फ़ोन कॉल हुई नेतन्याहू के साहब के साथ, बहुत ही बुरी गई अपेरेंटली। इजरायली हुकूमत ने, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने स्टेटमेंट भी नहीं शाया किया। इसके साथ साथ उसी वक्त बाइडेन साहब ने कतर और इजिप्शियन लीडर्स के साथ भी गुफ्तगू की, उन लोगों ने स्टेटमेंट शाया किया। और अब प्रेशर जो है नेतन्याहू साहब के पास के ऊपर बहुत बढ़ चुका है कि बहुत हो गया भाई, 1 साल होने को आ रहा है, सही है, 45,000 50,000 लोग मर चुके हैं, फलस्तीनी मर चुके हैं। आए दिन बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं, सर कटे हुए, दिमाग उड़े हुए, और वीडियोस आ रही हैं इजरायली सोल्जर्स खान यूनिस के अंदर जाके मस्जिदों में घुस के कुरान पाक की, कुरान मजीद की तौहीन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो प्रेशर है, जो बिल्डअप हो रहा है नेतन्याहू साहब के पास, उसको किसी तरीके से डाइवर्ट करके, किसी तरीके से एस्केलेट करके कि दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आए कोई, मगर वो रिस्पॉन्स आके नहीं दे रहा। तो मगर इजराइल के अंदर फिलहाल सिचुएशन खुद बहुत बुरी है। एक तरफ उनकी इकोनॉमी, मईशत अफेक्ट हुई है, दूसरी तरफ उनकी जो सिविल सोसाइटी और सोसाइटी के अंदर जनरली ये जो थ्रेट है ऑमने प्रेजेंट, इसकी वजह से एक प्रेशर तो डेवलप हो ही रहा था, मगर अब लग रहा है कि उस प्रेशर को डाइवर्ट किया जा रहा है कि किसी तरीके से एस्केलेशन हो। अच्छा, एक बार रिकैप करने के लिए, इजराइल ने ये एक साउथ लेबनान के ऊपर प्रोएक्टिव रेड्स की, जो नेतन्याहू साहब ने कहा। उसके बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई के अंदर ड्रोन और रॉकेट हमले किए। फिर हिजबुल्लाह ने कहा कि जी ये पहला फेज था उसकी जवाबी कार्रवाई का, और इसके बाद वो अपनी जवाबी कार्रवाई दोबारा जारी रख सकते हैं इजराइल के ऊपर। अच्छा, ये भी खबरें आ रही हैं कि एक इजरायली खातून जख्मी भी हुई हैं, और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत कह रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन अब इजराइल के अंदर अगले 48 घंटे के अंदर लॉन्च कर दी गई है। और अमेरिका, हमेशा जो अमेरिका कहता है कि जी हम इजराइल की जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, इसका ये मतलब है कि जो इजराइल कर रहा है उसे करने दो, हम कुछ नहीं कहेंगे बेसिकली। और इजराइल ने अब अपनी फ्लाइट्स भी सस्पेंड कर दी हैं। अच्छा, साथ साथ इजरायली जो वजीर खारजा हैं, कैट्स, इजराइल कैट्स करके उनका नाम इजराइल है पहला, वो कहते हैं कि जी हम फुल स्केल वॉर यानी खुली जंग हम नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं आप? खुली जंग आप नहीं चाहते, तो फिर ये नेतन्याहू साहब क्या कर रहे हैं, ये वो क्या चाहते हैं? तो इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा डिवीजन सामने नजर आ रहा है, और उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नेतन्याहू साहब एक तरीके से लग रहा है पागल हो गए हैं, मगर उनकी पागलपन के अंदर भी अपनी कैलकुलेशन सर्वाइवल की है कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं बस। इजराइल गया भाड़ में, मिडल ईस्ट गया भाड़ में, न्यूक्लियर वेपन उनके पास मौजूद है, उनके पास फुल सपोर्ट है अमेरिका की, यूरोपियन ममालिक की, ऑस्ट्रेलिया की, मगर दुनिया के अंदर एक घिन सी आ रही है।
घिन सी आ रही है अब इजरायली हरकतों को देख के, जो 1 साल से वो कर रहे हैं। कोई भी इसराइल के पास अब यानी मौकफ नहीं बचा, सिवाय अमेरिका के राइट टू सेल्फ डिफेंस, या वो और एक्यूजेशंस लगाते हैं। मगर ईरान के ऊपर ईरान ने जो तहम्मुल का इजहार किया है, वो बड़ी बात है वैसे अगर देखा जाए। अच्छा, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ जो यहूदी सिनेगॉग्स हैं, जो और अपना जगहें हैं कनाडा के अंदर स्पेशली, उनके ऊपर उनको थ्रेट्स आना शुरू हो गई हैं। कनाडा के अंदर, यूरोपियन ममालिक के अंदर जो यहूदी मरकज हैं, बिनाए ब्रिद करके जैसे हैं फॉर एग्जांपल, बड़ी आउटरीच हैं, इसके अंदर उनको थ्रेट्स आना शुरू हो गई हैं। कुछ अटैक भी हुए हैं ऐसे यहूदी कल्चरल सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। यहां पे एक बात कहना जरूरी है, हर यहूदी जायनिस्ट नहीं होता, मगर उसके साथ साथ अब इस चीज को कंफ्लेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पे जायनिस्ट का जो अल्फाज है, जायनिस्ट से क्या मुराद है? जायनिस्ट से मुराद है उस शख्स को जायनिस्ट कहते हैं जो यहूदियों कहते हैं कि इन सबको वापस जहां से आए थे उधर जाना है। सही, तो उनको जो यहूदी दीन को एक एथनिक बेसिस कर देगा कि यहूदी ना सिर्फ एक दीन को फॉलो करते हैं मगर वो एक एथनिसिटी भी हैं। ये मकसद है जायनिस्ट का कि एक एथनो नेशनलिस्ट स्टेट, जैसे पाकिस्तानियों के अंदर पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, सराइकी हैं, उन सबको एक बनाने की कोशिश की जा रही थी एज अ पाकिस्तानी। तो इस तरीके से इजराइल के बनने से पहले अरबी यहूदी भी थे, अरब जूस जिन्हें कहते हैं, जो यमन से आए थे, मोरक्को से आए थे, उनको कहा जाता है मिज़राहीम, एक बड़ा घटिया सा अल्फाज कह लें आप, या सिफारदिम। मिज़राहीम या सिफारदिम वो यहूदी हैं जो यूरोप से नहीं आए। सही, तो उनको एक तरीके से अलग से उनको एक कैटेगरी बना दी गई। जो यहूदी जैसे आपके नेतन्याहू साहब हैं या योआव गलांट साहब हैं, इनके जो परदादा दादा या बाप वो आए थे पोलैंड से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जो बेजालिल स्मोत्रिच साहब हैं, इनकी फैमिली आई यूक्रेन से। गोल्डा मेयर जो इजरायली खातून वजीर आजम थी, बड़ी खतरनाक औरत थी, उनकी फैमिली भी गोल्डा मेयर की यूक्रेन से आई थी। शरॉन साहब की फैमिली आई थी रशिया से अजरबैजान के थ्रू, बिकॉज उस जमाने में रशिया में जो पॉग्रम्स चल रहे थे, कार्रवाइयां चल रही थी यहूदियों के खिलाफ, तो उनकी फैमिली ने इसकी किया अजरबैजान, जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और उसके बाद वो मुंतकिल हुए इसराइल की तरफ। और ये इसी तरीके से रशियन यहूदी और अमेरिका से और पूरी यूरोप से, हंगरी, पोलैंड, इन सब जगहों से, यूक्रेन से, वो सब आके अश्केनाजी यहूदी जो थे इधर बसे। और पहले उनका तशद्दुद ना सिर्फ अरबी मुसलमान फलस्तीनियों के ऊपर था, ईसाइयों के ऊपर था, मगर जो अरबी यहूदी थे उनके ऊपर भी था। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता फिर इथियोपियंस को भी, क्योंकि एक इथियोपियन का एक वो था, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया गया, उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ। उनको स्टेराइड यानी उनको दवाइयां दी गई कि वो बच्चे आगे पैदा ना कर सकें। तो एक एक हिस्ट्री रही है रेसिज्म की। और अश्केनाजी रेसिज्म आप इसे एक तरीके से कह लें कि वो हर किसी को जो यूरोप से नहीं आया था या ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक से नहीं आया था, उनको उन्होंने साइडलाइन किया। और फिर ये उनका रेसिज्म अब डाइल्यूट होते होते अब तो खैर मिज़राहीम भी हैं जो नफरत करते हैं, अरबी यहूदी जो नफरत करते हैं फलस्तीनियों से, वो भी अरबी हैं। तो एक एथनो स्टेट, नेशनल स्टेट बनाने की कोशिश की गई, यहूदी दीन को बुनियाद बना के कि जी हम सब एक ही उसका हिस्सा हैं, जेनेटिकली हम एक स्टेट हैं। बेसिकली हम एक अम इज़राइल खाए, वो कहते हैं आम इज़राइल खाए, कि हम इज़राइल हैं और हमारी एक बनी इज़राइल हैं हम। और इस तरीके से इनका ये जो कब्जा है, तशद्दुद है, उसको जस्टिफाई किया जाता है 4000 साल की तवील कहानी। यानी किसको पता 4000 साल पहले क्या होता, मगर वो कहते हैं कि हम निकले थे यहाँ से, हमें निकाला गया था, और हजरत मूसा के जरिए हम बचे, फिरौन से बचे, और हमने पिरामिड्स भी बनाए। तो वो उस हिस्ट्री से ये जो अश्केनाजी भी हैं वो टाई इन करते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंशाल्लाह अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।